वीवर्स, आप सभी जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए यूपी टेट या फिर सी टेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। इस पर तमाम वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हैं, पर मैंने सी टेट और यूपी टेट की परीक्षा अपने जिस नोट्स को समझकर पास की थी, वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह आप लोगों की सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। इस नोट्स को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हर बिंदु तथा लाइन के पीछे कई प्रश्न छुपे हुए हैं तथा अगर आपने इसे कंठस्थ कर लिया तो समझिए कि आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता। साथ साथ ये विषय वस्तु सुपर टेट के लिए भी फायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। सुश्रुत प्राचीन काल के महान शैल्य चिकित्सक थे। चरक जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक थे। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो प्लीज़ इसको आप लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आर्यभट्ट ने पाई का मान लगभग 3.14 दिया था और ये मान देने वाले ये प्रथम गणितज्ञ थे। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता लगाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज। पोलिश वैज्ञानिक क्यूरी तथा मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम और पोलोनियम की खोज। गैलीलियो ने दूरबीन। थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब। मार्कोनी ने रेडियो। ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया। सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण। वोल्टा ने प्राथमिक विद्युत सेल। माइकल फैराडे ने डायनामो। विलियम रोजन ने एक्सरे। फर्मी ने परमाणु भट्टी। जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न की खोज की। प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको हम तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण में अवयवी तत्वों या यौगिकों के गुण विद्यमान रहते हैं। खाना खाते समय आपने दाल, चावल, अचार आदि मिलाया होगा। इस क्रिया से क्या आप बता सकते हैं, यौगिक बना या मिश्रण? जी हाँ, सही आंसर है मिश्रण बनेगा। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। ये सारे नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। कोई भी चीज़ आप अगर समझ के लर्न करेंगे तो आपके दिमाग में वो टिक जाएगा। अगर सिर्फ ऐसे ही लर्न करेंगे तो कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए और किसी भी चीज़ को समझ करके तब लर्न करना चाहिए। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण कहते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और इस पे हमेशा धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और इस पर ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था और इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये हमेशा उदासीन होता है।
कई प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। ऐसे मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना वजन के आधार पर फटकना अथवा ओसाना कहलाता है। वायु की सहायता से गेहूं को भूसे से अलग करना ओसाना कहलाता है। अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए ही सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं, उनको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कपूर है। कपूर को आप ले आइए और अगर रख दीजिए तो वो कभी भी, कपूर वैसे ठोस फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है, लेकिन अब उसे लिक्विड बनना चाहिए, उसके बाद वो वेपर बनेगा, लेकिन वो डायरेक्ट ही वाष्प बन जाता है। तो इसलिए ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का। नेक्स्ट है आपका दही को मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करते हैं और इसको हम अपकेंद्रण विधि बोलते हैं। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का उपयोग किया जाता है। समुद्र से नमक प्राप्त करना वाष्पन विधि द्वारा होता है। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। वायु क्या है? वायु आपका समांगी मिश्रण है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जा सकता है, क्योंकि लोहा जो है चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए हम इसको अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। वर्ष 1970 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसको क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति कहते हैं। अब मानक मात्रक देख लेते हैं। द्रव्यमान आपका, जब चीनी है और आलू है, इसको जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो बोलते हैं हाफ केजी दे दीजिए या 1 केजी दे दीजिए। केजी यानी कि किलोग्राम। तो इसे हम ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मानक मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम है। समय का मानक मात्रक सेकंड है। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो क्या हो जाएगा? घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर या किलोमीटर। सही आंसर होगा वर्ग मीटर। नेक्स्ट आपका है, नल के नीचे बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम विराम घड़ी का प्रयोग करते हैं। गुब्बारे में हवा भरना, रसोई गैस का जलना, फूले हुए गुब्बारे का फूटना क्या है? ये तीव्र परिवर्तन है। ये आप उसी टाइम देख सकते हैं। गुब्बारे में हवा आप भरते हैं और आप देखते हैं कि गुब्बारे की साइज बढ़ती चली जाती है। तो ये सारे क्या है परिवर्तन? ये तीव्र परिवर्तन माना जाएगा। इसे तीव्र परिवर्तन की कैटेगरी में आता है। नाखून का बढ़ना और बच्चों का बढ़ना, ये आप सडनली आपके नाखून नहीं बढ़ जाएंगे एक दिन में, या कोई बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता है। ये स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे ही दिखाई देता है। तो ये धीमी गति के उदाहरण हैं। तो धीमी गति या इसको मंद परिवर्तन कहेंगे। लोहे में जंग लगना कैसा होता है? अनुकूल या फिर प्रतिकूल परिवर्तन। प्रतिकूल मतलब होता है कि किसी चीज़ का नुकसान हो जाना, ठीक है। तो लोहे में जब जंग लगता है तो ये प्रतिकूल परिवर्तन होता है। आपने जब देखेंगे कि लोहा गीला हो जाता है तो उसमें ब्राउनिश सा कुछ येलोइश सा हो जाता है, तो ये जो लोहे में जंग लगना, इसको बोलते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। और जब भी लोहे में जंग लगता है तो वो लोहे का
क्षरण कर देता है, लोहे की क्वालिटी को खराब कर देता है। तो ये प्रतिकूल परिवर्तन है। दूध का फटना भी प्रतिकूल ही परिवर्तन है। आम का पकना ये एक बहुत, हम लोग वेट भी करते हैं कि कब आम पकेगा और हम खाएंगे, तो ये क्या है, ये अनुकूल परिवर्तन है। कच्चा जो मैंगो होता है वो पक जाता है और खाने लायक हो जाता है। ऋतुओं का बदलना क्या होता है, ये एक के बाद ये प्रक्रम होता रहता है, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, तो ये नियमित परिवर्तन है। तूफान, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी का फूटना, ये क्या होता है, ये कंट्रोल नहीं होता और ये नियमित भी नहीं होते हैं, ये कभी भी आ जाते हैं, तो ये अनियमित परिवर्तन है। जब पदार्थ परिस्थितियाँ पलट देने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, प्रत्यावर्ती परिवर्तन। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए कि जब हम रबर बैंड को या स्प्रिंग को जब खींचते हैं और जब खींच करके छोड़ देते हैं, तो वो फिर अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है, जहाँ से चला था वहीं पे आ जाएगा। तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, इस परिवर्तन को प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये अप्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है। जैसे दूध से दही बनना और मोमबत्ती का जल जाना। ये दूध से दही बन जाता है, लेकिन क्या दही से फिर दूध बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मोमबत्ती अगर जल गई तो मोम मिलेगा, या फिर अच्छी क्वालिटी का है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये अप्रत्यावर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात समानता पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। थोड़ी मेहनत के बाद वो फिर से हम उसको उसी रूप में ला सकते हैं। जैसे इस पे लिखा है मोमबत्ती का पिघलना, लेकिन आप मोम के पिघलने से समझिए। आपने मोम एक बाउल में इकट्ठा कर लिया है और उसको जला दीजिए। थोड़ी देर बाद आपको लिक्विड मिलेगा और फिर से वो कन्वर्ट होकर के मोम आपको मिल जाएगा। तो यानी क्या हुआ कि रूप चेंज हुआ था और उसके बाद हमें फिर से अपना पूर्व पदार्थ मिल गया। ये आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिससे समानता पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे मोमबत्ती का जलना है। आप एक मोमबत्ती ले लीजिए, कैंडल ले लीजिए और उसको जला दीजिए, और जलने के बाद देखिए क्या आपको मोमबत्ती मिलेगी, या थोड़ी देर रुक जाने के बाद मोमबत्ती मिल जाएगी। नहीं, आपको मोम मिलेगा, मोमबत्ती नहीं मिलेगी। मौसम का बदलना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना आदि क्या है, ये प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन मीन्स टू से कि नेचुरल परिवर्तन, ये इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये नेचुरली घटित होते रहते हैं। मनुष्य जो करता है उसके द्वारा जो परिवर्तन होता है वो आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल चेंजेस या फिर कृत्रिम परिवर्तन। जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही बनता है, ये हम उसमें जामन डालते हैं और अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम दही को बनाते हैं, तो ये कृत्रिम परिवर्तन है। और जब दूध से घी या फिर क्रीम बनता है, तो ये भी कैसा परिवर्तन है, ये अपने आप नहीं, आप दूध रख देंगे तो उससे घी और क्रीम बन जाएगा, तो फिर ये क्या है, ये कृत्रिम परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है वो अनियंत्रित परिवर्तन होते हैं। जैसे क्या है, आंधी है, तूफान का आना है, ये सडनली आते हैं और इस पर हम कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ये तो घटित होना ही है, और आंधी आनी है तो आगे ही रहेगा, तो इसको हम अनियंत्रित परिवर्तन कहेंगे। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण रहता है नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं, जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बिजली के पंखे की गति है, ये आप इसको धीमे और तेज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट जटिल परिवर्तन। जटिल परिवर्तन, इससे ही मतलब है कॉम्प्लेक्स परिवर्तन, कॉम्प्लेक्स चेंजेस, और ये
डिफ़िकल्ट होता है और ये अचानक से नहीं हो जाएगा, इसको होने में टाइम लगता है। जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस या फिर कोयला का बनना, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन होना, चूना पत्थर से संगमरमर बनना आदि। जैसे कि कोयला ही कैसे बनता है, क्या आपको पता है? कोई है, लैंड है, उस पे ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ, आंधी आया, तूफान आया, वो पेड़ गिर गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मिट्टी में दबते चले गए और अंदर और अंदर इस तरीके से चलते गए। कभी ज्वालामुखी आई या फिर कुछ और हुआ और ये लकड़ी जल गई अंदर ही अंदर, और फिर धीरे धीरे बहुत सालों बाद ये कोयला मिलता है। तो ये बहुत ही जटिल है और इतना ईजिली ये नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका शुगर चारकोल। आप शुगर चारकोल किसे कहते हैं? जो चीनी के जलने से प्राप्त काले रंग का ठोस होता है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो चीनी से भिन्न होते हैं। यही जो काले रंग का ठोस होता है, इसी को हम शुगर चारकोल बोलते हैं। साइकिल का पैडल चलाने पर किस ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाती है? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा? ये आपका यांत्रिक ऊर्जा होगा। मैकेनिकल जो आपकी होती हैं, मसल्स की जो एनर्जी होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार स्प्रिंग को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने पर उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। उपरोक्त दोनों क्रियाओं में पेशी ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, नया पदार्थ बन जाता है। राइट आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही है, मैंने लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना या फिर सब्जी का पकना? राइट आंसर है इसका मोम का पिघलना। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके माइंड में होगा कि क्या होता है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज़ के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज़ का जलना या फिर कांच के बोतल का टूटना? आपका सही आंसर हो जाएगा कागज़ का जलना। अब कभी कभी चेंजेस के लिए आ जाते हैं तो ये बहुत ही छोटा सा है और बट बहुत ही जिन्हें नहीं आता उनके लिए ये टफ हो जाता है। जैसे कि आपको चेंज करना है 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 आवर को अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आ जाएगा 3600। और फिर उसके बाद 2 से हम कैंसिल कर देंगे, 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा और 2 18 जा, तो आंसर आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका है, प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों अथवा कागज़ से रगड़कर टुकड़ों को अगर कागज़ के पास ले जाते हैं तो कागज़ के जो अगर प्लास्टिक के पास स्केल के पास ले जाएंगे तो वो क्या होता है? कागज़ जो है प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगती है। तो ये किसकी वजह से होता है? विद्युतीय बल के कारण होता है। ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा, तेज़ी से करने में सहायक होते हैं वो क्या होते हैं? वो सरल मशीन कहलाते हैं। यहाँ तक कि चाबी भी जो होती है वो एक सरल मशीन है। मशीन कितने प्रकार की होती है? मशीन आपकी 5 प्रकार की होती है। उत्तोलक, पेच, झुका तल, घिरनी, पहिया या फिर धुरी। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक पर्सन बनाने की कोशिश की है और यहाँ पे भार है और ये उठाना है हमको इस लट्ठे के थ्रू, और यहाँ पे भार को
देने के लिए, भार को टिकाने के लिए एक गुटका लगा दिया गया है और ये आपका आलम्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे लाठी आपका किस तरह का काम कर रहा है? लाठी आपका एक उत्तोलक हो गया और लाठी के नीचे जो टेक लगाना पड़ रहा है, लाठी के नीचे मैंने टेक लगाया है यहाँ पे डायग्राम में, ये पत्थर को उठाने के लिए ये टेक है और इसको हम क्या बोलेंगे? ये आलम्ब कहलाता है। और पत्थर क्या है? पत्थर एक भार है। तो इन्हीं तीन के अकॉर्डिंग जो है हमारे उत्तोलक क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आयास, आलम्ब तथा भार की स्थितियों के अनुसार उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? आपको बस इसमें ध्यान रखना होगा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपको बस मिडिल में ध्यान रखिएगा कि आयास है या आलम्ब है या फिर भार है, और उन्हीं के आधार पे आप इसको इजली डिफाइन कर सकते हैं। तो माइंड में रखने के लिए ये सफिशिएंट है आपके लिए। बीच में बस ध्यान रखिएगा कि क्या है, उसी से कैटेगराइज हो जाएगा। प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, सेकंड का है या फिर थर्ड टाइप का है। जिन उत्तोलकों में आयास, बल और भार के मध्य आलम्ब होता है वो क्या होते हैं? वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। आयास जो होता है वो क्या होता है? आयास यानी कि जो बल होता है वो कहाँ होता है? भार के मध्य। आयास और भार के मध्य, आयास और भार के मध्य क्या होता है? आलम्ब होता है। यानी कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब आपका मध्य में होता है। ठीक है, जिस पर हम बल का टेक लगा देते हैं वो कहाँ होता है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक में मध्य में होता है। जैसे कि हैंड पंप है, कील निकालने वाली हथौड़ी है, प्लायर्स है या फिर शीशा झूला है। इसी के आधार पे ये सारे वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं ईजिली। ये देखिए, आप हैंड पंप आप लोगों ने बहुत ही बार ही देखा होगा, अच्छे से देखा होगा। और ये जो बीच में है यहाँ पे आलम्ब है, जहाँ पे हमारा भार टिकेगा, और यहाँ से आयास है, यहाँ से हम बल को जो है लगाएंगे और यहाँ पे इसका भार है। सेम प्रोसेस पे ऐसे ही हमारी जो ये सीजर होता है, कैंची, वो भी ऐसे ही काम करती है। इसका आलम्ब जो होता है यानी जो बल टिकेगा जहाँ पे, वो बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका सेकेंड प्रकार का उत्तोलक है। वो क्या होता है? उसके मिडिल में अब फिर देखेंगे क्या होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जिन उत्तोलकों में भार जो है आलम्ब तथा आयास के मध्य में होता है वे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे पहिए वाली ट्रॉली, सरौता तथा बोतल का ढक्कन खोलने वाला यंत्र आदि। इस गाड़ी में भार कहाँ है? बीच में है, आलम्ब इधर है और आयास आपका इधर है। ठीक है, अब आप सरौता देख लीजिए। सरौता आपने देखा होगा, इससे सुपारी या जिसको कसैली कहते हैं उसको काटा जाता है। उसको हम बीच में रख करके बल लगा देते हैं और आलम्ब पे हम भार को टिका देते हैं और उससे ये सरौते से आपका सुपारी या कसैली फटाक से कट जाता है। तीसरे प्रकार का उत्तोलक देख लेते हैं। तीसरे प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? तीसरे प्रकार के उत्तोलक में, इस प्रकार के उत्तोलकों में जो है वो आयास आपके भार और आलम्ब के बीच में होता है। यानी बल जो होता है वो हम कहाँ पे लगाएंगे? बल हमें बीच में लगाना है और टिकेगा आलम्ब यहाँ पे जा कर के, और यहाँ से हम किसी सामान को उठाएंगे। इस प्रकार के उत्तोलकों में आयास भार और आलम्ब के आयास जो होता है वो भार और आलम्ब के बीच होता है। जैसे चिमटी है, नेल कटर है, झाड़ू है, सीढ़ी है आदि। ये सब सरल मशीनें हैं। किसी न किसी पे काम ये सोच करके बनाया जाता है कि कैसे ये कहाँ पे लगेगा और कहाँ से इसको प्रेशर मिलेगा जिससे कि हमारा कार्य हो पाएगा। आशा है कि आपको ये तीनों प्रकार के उत्तोलक समझ में आ गए होंगे। लर्न करने का मैंने तरीका आपको ईजिली बता दिया है। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि बीच में आपका क्या है, उसी से कैटेगराइज कर लीजिएगा इसको। तो मिडिल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। उसके बाद आपका क्या है? सरल मशीनों में आयास जो है वो बल के रूप में होता है। ठीक है, हमारे देश का नेक्स्ट आपका है पॉइंट। हमारे देश का सबसे ऊंचा जो वृक्ष है वो क्या है? वो यूकेलिप्टस है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष अमेरिका का रेडवुड सिकोया है। पौधों में श्वसन, गैसीय आदान प्रदान उनकी पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित
सूक्ष्म छिद्रों पर्णरंध्र द्वारा होता है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही क्या कहलाती है? संवेदनशीलता कहलाती है। एक कोश के जीव अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना भी, ये 3 होते हैं। सबसे पहले इन्हीं को पढ़ाया जाता है जब स्टार्ट किया जाता है तो और बहुत सारे वैसे एक कोश के जीव बहुत सारे हैं। ईस्ट है, एक क्लामाइटोमोनास है, एक्सेट्रा। जीवाणु की जो कोशिकाएं होती हैं वो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। जीवाणु की जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं, जबकि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका उसकी होती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। ये कोरोना काल भी ख़त्म हो जाएगा और फिर रुके हुए एग्ज़ाम आपके फिर से शुरू हो जाएंगे। तो जो वक्त बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो बेहतर होगा कि आप गॉसिप और बेवजह के मूवी वगैरह में और कार्टून देखने में अपना टाइम बर्बाद करें या मूवी देखने में। तो कुछ नोट्स बनाइए, कुछ नोट्स से हेल्प लीजिए, कुछ यूट्यूब से हेल्प लीजिए और अपने नोट्स तैयार करिए और फिर पढ़ाई करिए। और जब रुके हुए एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं जंतुओं का वर्गीकरण में। संरचना के आधार पर जंतुएं 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक कोश के जीव मैंने पहले भी बता दिया था, अमीबा, युगलिना आदि है। और सेकंड है बहुकोशिकीय, ये है मनुष्य, मेढक आदि। नेक्स्ट आपका किस पे आधारित है? ये है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पे। अकशेरुकी जंतु, रीढ़ की में हड्डी नहीं होती है। आप देख सकते हैं कीड़े मकोड़े आप इजली कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इंसेक्ट आप जानते होंगे, हाउस फ्लाई आपको मिल जाएगी, ठीक है, और स्पाइडर आपको मिल जाएगा जो मकड़ी होता है, उसको चेक करिएगा क्या उसमें रीढ़ की हड्डी होती है। केचुआ है, मैंने ये 3 ही एग्जाम्पल लिखा है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कशेरुक जंतु। इसमें अब जाहिर सी बात है इसको इसी पे डिफाइन किया गया है। जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो कशेरुक होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वो क्या होते हैं? अकशेरुक, ठीक है। कशेरुक जंतु क्या होंगे? रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है, जैसे मछली है, गाय है, मेढक है आदि। प्रजनन विधि के आधार पे भी हम डिवाइड करेंगे एनिमल्स को। वो एनिमल जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले, अंडयुज भी इनको बोलते हैं, जैसे मेढक है, मछली है, और जरायुज हैं, जरायुज में बच्चे देने वाले। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको जरायुज कौन है, ऐसे लिख करके दे देगा, अंडे देने वाले बच्चे, और 3-4 ऑप्शन डाल देगा, ठीक है। जब तक आप क्लियर समझे नहीं रहेंगे, लर्न नहीं किए रहेंगे, आप नहीं टिक कर पाएंगे। तो जरायुज होते हैं जो बच्चे देते हैं, जैसे कौन? गाय, बकरी, मनुष्य आदि। फिर हम निवास के स्थान के आधार पे भी जो है इन्हें कैटेगराइज करते हैं। ये होते हैं जलीय, जैसे कि मछली, पहले एग्जाम्पल लिखा है, बहुत सारे होते हैं। वायुवीय, जैसे पक्षी। स्थलीय में जैसे कुत्ता और बकरी। और ढेर सारे एनिमल होते हैं जो जल, वायु और स्थल में रहते हैं। यहाँ से इससे कॉन्सेप्ट समझिए कि जो जल में रहता है, जो वायु में रहता है और जो थल पे रहता है। नेक्स्ट है आपका कुछ जंतु उभयचर भी होते हैं। जी हाँ, उभयचर मतलब होता है जो जल और थल दोनों पे पाया जाता है, और उनको क्या बोलते हैं? उभयचरी जंतु बोलते हैं। जैसे कौन है? मेढक है, कछुआ है आदि। फिर है आपका रचना और शारीरिक गठन के आधार पे पौधों का जो वर्गीकरण है उसको किसने किया था? ये यूनानी दार्शनिक थे, थियोफ्रेस्टस, इन्होंने किया था। इन्होंने पौधों को ऊंचाई के आधार पर शाख, झाड़ी तथा वृक्ष समूह में इसको वर्गीकृत किया था। आपने सुना भी होगा, शब, हब होता है, हब, शाख, ठीक है, और ट्री होता है, हब, शब और ट्री। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक और कार्ल लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं। लिनियस ने पौधों को पुष्पीय तथा बिना पुष्प वाले पौधों में वर्गीकृत किया था। पुष्पीय जिसमें
पुष्प निकलते हैं, फूल निकलते हैं, और अपुष्पी होता है जिसमें फूल नहीं आते हैं। अब देखिए आप जो है हर्ब, श्रब और ट्री को कैसे पहचानेंगे। शाक जो कि 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं, झाड़ी जो 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले पौधे होते हैं, और वृक्ष जो है वो 3 मीटर से अधिक लंबा होता है। पौधों को उनकी आयु के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। क्या है ये? 1 वर्षीय, जो 1 वर्ष में हो जाते होंगे, उनका लाइफ साइकिल पूरा 1 वर्ष में कंप्लीट होता होगा। 2 वर्षीय, जिनका लाइफ साइकिल 2 वर्ष में कंप्लीट होता होगा। और नेक्स्ट है बहुवर्षीय, जिन्हें कई साल लग जाते हैं। तो अब हम पहला देख लेते हैं 1 वर्षीय पौधे। ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फूलते फलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे चना है, मटर है, गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है आदि। गेहूं को तो आप जानते भी हों कि गेहूं और जो चावल होता है ये तो साल में 2 बार लगा लिए जाते हैं। अधिकतर आप इनकी फसलें खेतों में देख सकते हैं 6 महीने के अंतराल पे। नेक्स्ट है आपका द्विवर्षीय पौधे। वे पौधे जो होते हैं, ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष में क्या होता है, इनमें जड़ निकलेगी, तना, पत्तियां, और फिर ये पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। द्वितीय वर्ष में पुष्पन, फलन और बीजों का निर्माण हो जाता है और उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे क्या है, केला। बहुवर्षीय पौधे कौन से हैं? दूब है, घास है, गुलाब है, आम, कटहल आदि। अब कुछ अलग से पॉइंट हैं, इनको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु, ये उत्तर प्रदेश का है, राज्य पशु बारहसिंगा है, और राज्य वृक्ष जो है वो अशोक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तने में गांठ जैसी संरचना को हम पर्व संधि कहते हैं। निकटतम 2 पर्व संधियों के बीच के स्थान को हम पर्व कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है पर्णाधार कहलाता है। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर कहलाता है। गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी, आपने देखा होगा गाजर, तो इसकी जड़ आपने देखा है ऊपर की तरफ मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः धीरे धीरे क्या होता है, वो पतली होती चली जाती है। तो इस रूप को हम क्या बोलते हैं? इस रूप को हम शंकु रूप बोलते हैं। अभी मैंने आगे डायग्राम भी बनाया है, आप इसलिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मूली क्या होती है? मूली का जड़ ऊपर तथा नीचे दोनों ही ओर पतला होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम तर्करूप बोलते हैं। और शलजम की जड़ें जो होती हैं वो घड़े जैसी होती हैं, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? कुंभी रूप बोलते हैं। डायग्राम आप देख लीजिएगा, अंतर को माइंड में रख लीजिएगा। भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। नेक्स्ट है आपका आलू, अदरक और अरवी जो है वो कैसी हैं? स्तंभकंद हैं। भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने के सिरे जो है वो फूल जाते हैं। सहारा देने वाली जड़ें कौन कौन सी हैं? गन्ना, बरगद, केवड़ा, मक्का, बांस आदि। सिंघाड़ा की जड़ें पानी की सतह के पास घनी और हरी होकर फैली रहती हैं, जो कभी कभी भोजन निर्माण की क्रिया करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्किड की जड़ें। ये क्या करती हैं? ये ऑर्किड की जड़ें हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं। इन्हें वायवीय या आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
कमज़ोर तने से पतली पतली धागेनुमा संरचनाएं निकल आती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम प्रतान कहते हैं। यह आधार के चारों ओर लिपटकर आरोहण में सहायता करती हैं, जैसे अंगूर, मटर आदि। मरोद्भिद पौधे कौन से होते हैं? नागफनी, कैक्टस। ये क्या करते हैं, ये जल हानि रोकने के लिए इन पौधों की जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं। हृदय में कक्ष कौन से होते हैं? अलिंद और निलय होते हैं। हृदय से शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में जाता है। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मेढक और छिपकली में 3 कक्ष होता है। पक्षियों तथा अन्य स्तनधारियों में हृदय मनुष्य की भांति 4 कक्षों में बटा होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का भार, गुर्दा मतलब किडनी होता है, गुर्दा मीन्स लगभग 150 ग्राम होता है। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क मतलब कि आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कान यानी कि ईयर। इसके 3 भाग होते हैं। इसको हम बोलते हैं बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। आंतरिक कर्ण का संबंध जो है वो श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है। यह सुनने का कार्य करता है तथा संतुलन का भी कार्य करता है। कुछ जीवधारियों जैसे मछली, मेढक, छिपकली तथा पक्षियों में बाह्य कर्ण नहीं होते हैं। इनमें आंतरिक कर्ण पाए जाते हैं और इन आंतरिक कणों की सहायता से ये ध्वनि को सुनने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद 8 घंटे के अंदर ही अगर पुतली को निकालकर संरक्षित कर ली जाती है और 72 घंटे में किसी भी व्यक्ति में प्रत्यारोपित की जा सकती है। अब कुछ विकल्प है ऑब्जेक्टिव टाइप के, इनको देख लेते हैं। सही विकल्प पर आपको टिक करना है। पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के बारे में सही उत्तर दीजिए। रंध्र कहाँ पे पाया जाता है? ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल में या पर्णाधार में? तो सबको पता है रंध्र मीन्स होता है स्टोमेटा और ये हमेशा पत्ती के निचली सतह पर पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसमें प्रतान पाया जाता है? ये है आम, अमरूद, करौंदा और मटर। तो प्रतान जो होता है वो मटर में पाया जाता है। सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका, मूल रोम किस में पाया जाता है? मूल रोम तना में पाया जाता है, पत्ती में, जड़ में या फिर पुष्प में? तो जड़ में पाया जाता है। पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? स्त्री केसर, पुंग केसर, दलपुंज या फिर बाह्य दल? और सही आंसर है इसका पुंकेसर। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वायु में जो है वो किस गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन इसमें होता है 78 यानी कि 78%, ऑक्सीजन इसमें 21% यानी कि 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होता है। अब नेक्स्ट है आपका, ओजोन परत में सुराख करने वाला जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीन्स CFC इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक खाली ग्लास में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वायु भरी होगी, केवल ऑक्सीजन भरी होगी या फिर केवल कार्बन डाइऑक्साइड भरी होगी? तो क्या भरा होगा? उसमें वायु भरी होगी। समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता। क्या रीज़न है कि हम समुद्र का जल पी नहीं सकते हैं? क्योंकि समुद्र के जल में सबसे अधिक लगभग 3.6% जो है वो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और उन अशुद्धियों में जिसमें 2.6% नमक होता है तो उसका पानी बहुत ही खारा होता है जो पीने के योग्य नहीं होता है।
बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, कुछ पदार्थों की उपस्थिति में बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो बदल भी जाता है। नेक्स्ट है आपका, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल में कुछ पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर उबलता है। अब देख लेते हैं कि जल कितने प्रकार के होते हैं। जल 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका मृदु जल और सेकंड क्या है, कठोर जल। कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ कम झाग देता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% समुद्र में पाया जाता है। समस्त जल का केवल 1% जल ही पीने योग्य होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जल के शोधन में रासायनिक पदार्थ जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्फ़ में नमक मिलाने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा यानी कि कम हो जाता है। जल से भाप बनाने के लिए जल को ऊष्मा दी जाती है, जबकि जल से बर्फ़ बनने की क्रिया में ऊष्मा जल से बाहर निकलती है। इसी कारण पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिरते समय ठंडक कम हो जाती है तथा बर्फ़ के पिघलने पर ठंडक जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो वर्षा का जल है कि भूमिगत जल है, धरातल का जल है कि समुद्री जल है। सही आंसर होगा कि प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, शुद्ध जल होता है, कैसा होता है शुद्ध जल, केवल रंगहीन, केवल पारदर्शी, केवल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी। अब हम देख लेते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। खिंची हुई रबर, गुलैल, खिंचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु आदि में कौन सी ऊर्जा होती है, इन सब में यांत्रिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भोजन में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। भोजन में ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। कोयला, पेट्रोल तथा डीजल में भी ऊर्जा जो है वो किस रूप में संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही संचित रहती है। और ध्वनि क्या है, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पे मुख्य स्रोत जो है वो ऊर्जा का सूर्य है। वायु, जल, जंतु अपशिष्ट यानी कि बायोमास तथा सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। ये अभी पिछले साल ही शायद इसमें से एक क्वेश्चन आया था, तो इसलिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो वायु, जल, जंतु अपशिष्ट, बायोमास तथा सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, अतः इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। ऊर्जा के ऐसे स्रोतों को हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि पुनः प्राप्त होने वाले स्रोत जो है कहते हैं इसको। पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन स्रोतों के समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है और ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इनको जो हम यूज़ करते हैं बहुत सावधानी से करना चाहिए, इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तनी हुई कमानी की ऊर्जा है, वो जो तनी हुई कमानी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऊष्मीय ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है या फिर यांत्रिक ऊर्जा है। सही आंसर है इसका यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है,
डीजल है, बहता हुआ पानी है, बहता हुआ जल, तो सही आंसर है बहता हुआ जल। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लकड़ी में होती है, लकड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा, तो सही आंसर है आपका रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है सूर्य का प्रकाश, जल, कोयला या फिर पवन या वायु ही उसको ही कहते हैं। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है क्या होता है, तो वो क्या है, पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है, वो कोयला है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां देख लेते हैं, कौन कौन सी क्रांति हुई है। खाद्य पदार्थ का एक टाइम ऐसा था जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी और उस समय जो है स्वामीनाथन ने हरित क्रांति लाया था। तो हरित क्रांति जो है फसल उत्पादन के लिए है। श्वेत क्रांति, श्वेत समझ में आ रहा है, वाइट से तो सबसे ज़्यादा वाइट जो है दूध ही होता है, तो इससे ध्यान रखिएगा कि दूध के उत्पादन के लिए। पीली क्रांति, पीली ऑयल ही होता है, येलो टाइप का थोड़ा सा, तो तिलहन उत्पादन के लिए हो गया। भूरी क्रांति, भूरी ब्राउन कलर का उर्वरक उत्पादन। और नीली क्रांति, नीली जो है आपका क्या होता है, वाटर, अगर आप देखिए तो वो एक साथ जो है दूर से ब्लू टाइप के दिखाई देते हैं, तो ये किस लिए हो गया, मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन के लिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो किसके जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक हैं। भेड़ों के बालों की कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम अभिमार्जन कहते हैं। पालन को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर जो केंद्र है वो कहाँ पे है, कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। सबसे प्रचलित रेशम जो है वो शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम ऊन का संसाधन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए देख लेते हैं। कोकूनों से जो रेशम के रेशे निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। ऊन धारण करने वाले जंतु आप बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं, मतलब कि हमें ऊन किससे किससे मिलता है, ऊंट तथा याक से, एल्पेका तथा लामा से, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। रेशम है, रेशम हमें किससे मिलता है, मानव निर्मित है रेशे ये, या फिर पादप पौधों से मिलता है, या फिर जंतु रेशे हैं, या फिर उपरोक्त सभी है। आपको पता है रेशम जो है इंसेक्ट से मिलता है और इसका नाम है एपिस इंडिका, तो हम आंसर लगा देंगे थर्ड ऑप्शन सही है, जंतु रेशे से हमको मिलता है। नेक्स्ट है आपका ठोस के अणुओं के आपस में बंधे रहने के कारण ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो यानी कि ठोस का जो होता है आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव की जो है आकृति तो अनिश्चित होती है, ठीक है, लेकिन आयतन जो है वो निश्चित होता है। गैस की आकृति और आयतन जो है वो दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। अब देख लेते हैं ये कि हम चूकी और इसलिए में कई बार कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो जब 2 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ और 1 पॉइंट नीचे होगा तो ये शो करेगा चूकी को, और जब 1 पॉइंट यूपर और 2 पॉइंट नीचे होगा तो ये शो करेगा इसलिए को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग जो है उन्होंने ही सर्वप्रथम किया था। स्वीडन के जे वार्जेलियस ने सबसे पहले क्या सुझाव दिया था, यह सुझाव दिया था कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। ये जो है छोटा हो जाएगा और इजी रहेगा लर्न करने में या राइट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने प्रतीक को फर्स्ट लेटर से ही शो करने के लिए बोला। लेकिन अब क्या है कि कई नाम जो होते हैं वो एक ही
पहला लेटर सेम ही होता है, तो फिर उन्होंने फिर सलूशन निकाला उसके लिए कि परंतु जब एक ही अक्षर दो तत्वों के आने लगे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहला अक्षर दीर्घ अक्षर में तथा दूसरा अक्षर लघु अक्षर में लिखा जाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन तो है सी से हमने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन अब कैल्शियम आ गया और इसका भी फर्स्ट लेटर हमारा सी ही है, तो हम सेकेंड लेटर लिख लेते हैं और वो जो है स्मॉल लेटर का ए का रहता है। कोबाल्ट है, इसको हम क्या करेंगे, फिर वही दो एक तो फर्स्ट को कैपिटल से लिख लेंगे, जो नेक्स्ट लेटर आएगा को सी ओ, तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिख देंगे। तो इससे हम इजीली पहचान सकते हैं कि कार्बन सी, कैल्शियम सी ए और कोबाल्ट सी ओ। ठीक है, अब तक आप शायद लर्न भी कर चुके होंगे, और अगर नहीं लर्न किया है तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, टेट पास करना है तो इतना तो साइंस का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं, जैसे हम देख लेते हैं तत्व का जो अंग्रेजी नाम पहले मैंने ब्रैकेट में बना हुआ है, टेबल बनाया है, फिर आपका लैटिन नाम है और फिर प्रतीक है। तो फर्स्ट है आपका सोडियम, ये है नेट्रियम Na, कॉपर क्यूप्रियम Cu, आयरन फेरम Fe, पोटेशियम कैलियम के, सिल्वर आर्गेंटम Ag, गोल्ड ऑरम Au, मरकरी यानी कि पारा, ये क्या है हाइड्रारिक गायरम Hg। नेक्स्ट आ जाता है किसी तत्व का संकेत क्या व्यक्त करता है, तो क्या व्यक्त करता है, ये दो चीज़ों को व्यक्त करता है, तत्व का नाम और तत्व का एक परमाणु। नेक्स्ट पॉइंट है आपका किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 तथा नाइट्रोजन N2 की जो परमाणुकता है वो कितनी है, वो 2 है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये है H2 क्या है, अणु सूत्र है या रासायनिक सूत्र है, तो H2 है अणु सूत्र। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl, और जब हम नमक का पूछेंगे तो सोडियम क्लोराइड को ही नमक भी बोलते हैं, तो भी आप क्या लिखेंगे NaCl ही लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गंधक। ठीक है, गंधक अम्ल करके भी पूछेगा तो भी आपको H2SO4 ही लिखना है, और सल्फ्यूरिक एसिड से तो आप इजीली पहचान सकते हैं H2SO4। फिर है चूने का पत्थर, और चूने का पत्थर को हम क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट आपका आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको पूछते हैं चूने के पानी से भी पूछ सकता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछता है वो, तो आपको लिखना होगा CaOH का होल ट्वाइस, एग्जाम में अक्सर आ जाता है ऐसे। चीनी है शक्कर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। नेक्स्ट है पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको लाल दवा बोलते हैं KMnO4। और फिर नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं धावन सोडा Na2CO3। नेक्स्ट है फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा NaHCO3। कैल्शियम ऑक्साइड चूना CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH, नाइट्रिक अम्ल शोरिक अम्ल HNO3। फिर नेक्स्ट है क्या, नींबू का रस। नींबू के रस में क्या होता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। संतरे का रस सेम है, साइट्रिक अम्ल ही होगा। सिरका एसिटिक एसिड, दही लैक्टिक एसिड, इमली या कच्चा आम टार्टेरिक एसिड या टार्टेरिक अम्ल, एसिड को ही अम्ल बोलते हैं। फिर एसिड सबको देख लेते हैं किस भाषा से लिया गया है, ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। कौन क्या नाम था इसका, एसियर, और इसमें क्या मतलब होता है लैटिन भाषा में एसियर का, इसका मतलब होता है खट्टा। तो अगर आप एसिड को टेस्ट करेंगे, नींबू का रस आपने टेस्ट किया होगा, संतरे का भी रस टेस्ट किया होगा, तो खट्टापन सा रहता है, उसी से इसको
कहते हैं एसिड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बोनिक अम्ल कहलाते हैं और ये अम्ल दुर्बल अम्ल भी कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है, सभी क्षार जो है भस्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सभी क्षार भस्म है परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षारक के विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है आपके लिए, क्योंकि कंफ्यूज अगर होंगे, समझेंगे नहीं तो फिर ये थोड़ा ही लगेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से सोच के समझ के लर्न करना है, समझ लेना है इसको। सामान्य रूप में पाया जाने वाला जो लिटमस है वो हमको कहाँ से मिलता है? लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थेलिन का भी प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। फिनोल्फ्थेलिन अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे कि लवण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, द्रव तथा ठोस की तुलना में गैस अत्यधिक संपीडनीय यानी कि कंप्रेसिबल है। जो क्षारक जल में विलय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, एल्कलाई जिसको बोलते हैं। रात्रि में जुगनू का चमकना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यह चमक जुगनू के पेट में उपस्थित पदार्थ ल्यूसीफेरिन, एटीपी, मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन की परस्पर रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आपका है, चीनी का जल में घोल या फिर विलयन से प्राप्त शरबत भौतिक परिवर्तन है तथा चीनी से कैरोमल बनना कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा, ठीक है, इसका मतलब है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, अगर ये देख लेते हैं कि 1 कैलोरी में कितना होता है? 4.18 जूल होता है और 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। और जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.18 की मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अब नेक्स्ट तो आप जो है पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होता है। कौन कौन सी वो विधियां हैं देख लेते हैं। चालन है, संवहन है और विकिरण है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हम साइंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुई है जिसका अर्थ होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज, यानी कि जानना, टू नो। राशि क्या होती है? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं, जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि। अब भौतिक राशियां हैं। भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है
उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, दूरी इत्यादि। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नेक्स्ट ईयर ही आया हुआ है इसमें से, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर अदिश राशियाँ जो होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है, जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता इत्यादि।